हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 71 है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स से जो दे रहे हैं या यूपीएचएससी नेट जेआरएफ या कोई भी एग्ज़ाम जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ज़रूरी है कि ये इम्पॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज। आप इसको देखिए और इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और इस क्वेश्चंस के बारे में जो मैं बताता हूँ, आसपास की चीज़ें जो ट्रिक होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, वो ट्रिक ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी आसपास की चीज़ें उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। मैक्सिमम 20-30% क्वेश्चन ही रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ द 70% जो क्वेश्चन है वो जो है वो नए होंगे, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि कभी आपने सुना ही ना हो। वो आपने जो पढ़ा है उसके आसपास की चीज़ें होंगी, तो इसलिए वो क्लैरिटी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन यूपी टीजीटी पीजीटी का या यूपीएचएससी का नहीं आया। यूपीएचएससी का तो एक बेसिक न्यूज़ आया है कि दिसंबर के बाद हो सकता है एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी पेपर सेट नहीं हुए। यूपी टीजीटी पीजीटी भी दिवाली के बाद ही कुछ ऐसा होगा, तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उससे पहले कि हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं कि तैयारी जारी रखते हैं। तैयारी आप होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और एटलीस्ट इस क्वेश्चन पेपर जो सेट प्रैक्टिस सेट है उसको लगातार देखते रहिए और इसमें जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको याद रखिए, और जो आसपास की चीज़ें जो कहानियाँ बताई जा रही हैं वो भी आपको कहीं कहीं काम आएंगी। उससे आप बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको जब नया क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी शुरू हो चुका है। जैसा हम लगातार बताते रहते हैं, हम लखनऊ के अंदर लखनऊ ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं क्लासेस के लिए, जहाँ पे हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पे आपको फ्री रहेंगी और हमेशा अंत तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये टेस्ट सीरीज़ चलती रहेगी। बस अगर आप इसको भी देखते रहेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, पुराने समय में काफ़ी पूछा जाता था। विद इन विच टाइम पीरियड एन ऑर्डिनेंस प्रोमोटेड बाय द प्रेसिडेंट ही लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर देयर रिअसेंबल करने से, अब ये कोई संसद के दोनों सदनों के पुनः इकट्ठा होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होता है। ये क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर और प्रेसिडेंट के पास वो पावर जो ऑर्डिनेंस बनाने की है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश या इंग्लिश में हम कहेंगे कि ऑर्डिनेंस। तो ये जो पावर है, इसको अब ये क्वेश्चन देखिए एक्स्ट्रा आ गया, किस आर्टिकल में ये पावर दी गई है। 1, 2, 3, बहुत सिंपल है। 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस बनाने की पावर प्रेसिडेंट। इसलिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो इसका नंबर बहुत कैची है 1, 2, 3। 1, 2, 3 में क्या है, ऑर्डिनेंस बनाना, कि अध्यादेश बना सकता है। अब क्यों बना सकता है, क्योंकि संसद का काम होता है बिल बनाना और उसको एक्ट बनाना। लेकिन अगर संसद, क्योंकि हम जानते हैं भारत की संसद साल में 3 ही बार मिलती है, मानसून सेशन में, विंटर सेशन में और फिर बजट सेशन में। तो 3 बार के अलावा बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई कानून बनाना हो, कोई बिल लाना हो, तो क्या करेंगे, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की सलाह पे बना देता है। 1, 2, 3 और उसका जो कह सकते हैं इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा संसद में बनाया गया कानून का होता है। लेकिन ये हमेशा रहेगा ऐसा नहीं, फिर तो कभी भी हमेशा राष्ट्रपति के थ्रू करवा ले। लेकिन ये संविधान में ही ये लिखा गया है कि संसद के रीअसेंबल होने से या पुनः जो कहते हैं इकट्ठा होने से कितने दिन के अंदर, 6 मंथ, 6 डेज, 6 वीक, 2 मंथ, 6 माह, 6 दिन, 6 सप्ताह, 2 माह,
तो दो क्वेश्चन फिर से यहाँ बन जाएंगे। एक होता है कि दो सत्र के दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो वो आप सबको मालूम होगा कि दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा गया कि जब सदन फिर से इकट्ठा हो और कोई अध्यादेश पास हो चुका है तो वो कितने दिन के अंदर सदन में रखा जाना चाहिए और पास करा लेना चाहिए। अगर वो पास नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस, वो अध्यादेश, वो जो कानून बनाया गया था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और सदन से, दोनों सदनों से जब वो पास हो जाएगा, क्योंकि जो पुनः स्थापित हो गई है, इकट्ठा हो गए हैं सदन, तो वो है इसका सही आंसर। क्या है सही आंसर? अगर हम देखें तो उसका 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह या वी कैन से 6 वीक्स के, विद इन 6 वीक व्हेन पार्लियामेंट reassemble, then you have to, the government has to pass that bill, that ordinance in the parliament in both houses। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में कर लिया और सिर्फ राज्यसभा में कर लिया, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22nd क्वेश्चन। What is it saying? Which article of Indian Constitution mention about President's power of pardon? तो इट इज़ अगेन अ गुड क्वेश्चन कि ये राष्ट्रपति के जो अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है? तो आर्टिकल पूछा है, किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग, अगर आप स्टेट पीसीएस देते हैं तो उसमें, और पहले आईएएस के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते थे। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट के पास पावर है और इसी तरह के ऑलमोस्ट जो पावर होती है वो गवर्नर के पास भी होती है। तो आर्टिकल हमारे पास कौन कौन से दिए हैं इसमें पूछा, आर्टिकल 52, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72, आर्टिकल 82, आर्टिकल 52, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 42। तो आप बताइए, कोशिश कीजिए, अदरवाइज तो इसका सही आंसर तो हो गया आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमा दान, जिसको हम पार्डन पावर कहते हैं, वो दी हुई है। अब इसी के साथ अगर गवर्नर की पूछ लें तो गवर्नर का क्या है 161। तो 72 और 161, इसको याद करने का तरीका भी होता है कि 72 है तो 172 होना चाहिए था, लेकिन उससे आप 11 कम कर दीजिए, 161 पे गवर्नर की पावर है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या होता है कि आर्टिकल 72 में जो पावर दी गई है और आर्टिकल जो 161 में जो गवर्नर को पावर दी गई है, तो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट मार्शल में पार्डन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि डेथ सेंटेंस किसी को मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। बाकी चीज़ों में जो है वो गवर्नर के ऊपर भी होता है। गवर्नर अगर चाहें तो बहुत सी सज़ा कम कर सकते हैं, उसका स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है और ये डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो वो करे या फिर ना करे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन भी मतलब अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 350 जो है 360 के अंतर्गत जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट। वो कब कब लगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 1962, 1965, 1971, नन ऑफ दिस। 1962, 1965, 1971 और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो पॉलिटिकल इमरजेंसीज तो लगी हैं, लेकिन भारत में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज, और इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये जो है कि ये जीएस में भी पूछ सकता है, आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है यूपीएससी में या किसी और भी एग्जाम में, तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। अभी जो पिछले 2-3 क्वेश्चन देखे उन्होंने बहुत जनरल क्वेश्चन ही कहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 545, 547, 550, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 545, 547, 550, 552। तो क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी हो सकती है किसी भी समय में अभी तक, क्योंकि कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल किसमें ये बोला गया है, लोकसभा में मैक्सिमम सीट किस आर्टिकल में लिखा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 81। और उसी समय में आर्टिकल अगर हम राज्यसभा का पूछें तो राज्यसभा में आर्टिकल क्या हो जाएगा 80। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? वो 250 है। और लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है ये तो एक्स्ट्रा डिटेल हमने दी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। 81 देखिए, हमेशा राज्यसभा अपर हाउस है तो पहले उसकी बात हो जाएगी 80 में, उसके बाद लोकसभा लोअर हाउस है तो उसकी 81 में बात हुई है। तो 81 ये तो याद रख सकते हैं आप। और साथ ही साथ लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होगी ये जो है अभी फिर से चेंज हो गया है। अगर हम देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पुराने समय में अगर आज से पहले पूछा जाता 2022 से पहले जो 104th अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 2022 में, उससे पहले जो संख्या बताई गई थी आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग वो 522 थी, दैट इज 552। बिफोर द 104th अमेंडमेंट 2022 the maximum seat of Lok Sabha was 552. At the same time, now considering the amendment of 104th, so 2 Anglo-Indian seat has been removed. So now the seat obviously you can minus it, 552 minus 550. तो अभी क्या हो गया है, 2 एंग्लो इंडियन जो सीट है वो हटा देने से, कौन से अमेंडमेंट से, 104वें अमेंडमेंट से 2022 में कितनी सीट बची मैक्सिमम? 550। तो आपको ये करेक्ट आंसर याद रखना है। अब अगर ये पूछ ले ईयर देखें कि 1949 में कब कितनी सीट थी, या 70 में कितनी थी, या 2000 में कितनी सीट थी, 2014 में कितनी सीट थी, उस सबका जवाब यही होगा 2022 से पहले। Before the 2022, the maximum seat of Lok Sabha under Article 81 it was 552। लोकसभा में मैक्सिमम जो संख्या थी, अधिकतम संख्या आर्टिकल 81 के तहत 552 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कई बार ये पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और नन ऑफ द अदर। भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो करेगा ही, ये तो हट गया अपने आप ही। अब इसका अगर हम देखें तो बेसिकली सबको मालूम है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
लेकिन अगर ऐसी से क्वेश्चन एक और थोड़ा सा ट्रिकी बना दे, थोड़ा सा कठिन बना दे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे, तो क्या होगा वो कि किस एक्ट के तहत सबसे पहले ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कब आया था, किस एक्ट के थ्रू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन क्या होता है, तमाम सारे जो है कि अब इससे अगर देख लें कि ज्वाइंट सिटिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 108। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा सीट, मैक्सिमम सीट। आर्टिकल 80 में क्या है, लोकसभा राज्यसभा सीट 250। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर 108 तक पहुँचे तो ज्वाइंट सेशन की बात कर लेते हैं। और अगर लोकसभा का स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर, नहीं तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, 25 के बाद 26 में पहुंच जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फॉर हाउ मेनी डेज कैन राज्यसभा डिले द मनी बिल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन देरी कर सकती है। एक्चुअली ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता था पहले, आजकल कम पूछा जाता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं कि ये किस में है, कि मनी बिल किस आर्टिकल में है। धन विधेयक की बात जो है, मनी बिल की बात, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात है। इसके अलावा मनी बिल कौन डिसाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है लोकसभा स्पीकर, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि, और उसको मानना पड़ेगा लोकसभा को भी, राज्यसभा को, कि ये मनी बिल है। अब एक बार मनी बिल बन गया तो वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसमें डायरेक्टली अमेंडमेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन वो लोकसभा को अमेंडमेंट के लिए फिर से भेज सकते हैं। तो कितने दिन के अंदर वो भेजना है, दैट इज द क्वेश्चन। वही प्रश्न है यहाँ पे कि कितने दिन के अंदर वो वापस उसको भेज सकते हैं। 14 डेज, 16 डेज, 30 डेज, कैन नॉट डिले। 14 दिन, 60 दिन, 30 दिन देरी नहीं कर सकते। तो सही आंसर आप सभी को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि 14 डेज है। 14 दिन के अंदर उसको वापस भेज देना होता है। अगर वो नहीं भेजते या कोई रिकमेंडेशन अमेंडमेंट का नहीं आता तो उस बिल को पास माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 26 के बाद 27 देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा ज्वाइन द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में नहीं, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, ये होना चाहिए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, ये अगर देखा जाए तो इसका भी इतिहास है कि पहली बार पब्लिक अकाउंट कमेटी किस आर्टिकल से या किस कहते हैं कहाँ से इसका उद्भव होता है, ओरिजिन कहाँ से, तो इसका भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, वहाँ से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था, वहाँ से ये पहली बार आया कि जो पीएसी बना जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कंट्रोल करे, जो देखे कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अब यहाँ से असली क्वेश्चन आता है कि लोकसभा से कितने मेंबर होंगे। तो पहले टोटल मेंबर देख ले, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। कितने सदस्य हैं लोक लेखा समिति में, 22। अब 22 में से कितने लोकसभा से आएंगे, कितने राज्यसभा से। तो लोकसभा से जो आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 7 है, 16 है, 15 है, 22 है। तो 22 के 22 लोकसभा से तो नहीं हो सकते। तो 7, 15, 16 में से 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा का आपको आइडिया रखना चाहिए कि कितने कितने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये सबको मालूम ही होना चाहिए एटलीस्ट।
और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कब इसके इलेक्शन होते हैं, कैसे चुना जाता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के इलेक्शन हर साल होते हैं, ईयरली होता है, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पे होता है, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसके थ्रू होता है पब्लिक अकाउंट जो कमेटी के मेंबर होंगे। साथ ही साथ इसमें जो मिनिस्टर है, क्या और भी है कि मिनिस्टर इसका पार्ट हो सकता है? नहीं, जो मिनिस्टर हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मिनिस्टर ही तो खर्च कर रहे हैं, उन्हीं को चेक करने के लिए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी है, तो खुद भी उसका मेंबर रहेंगे तो फिर चेक कैसे करेंगे? तो उन्हीं के डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 के बाद 28 देखते हैं। 28 में क्या कहा जा रहा है? ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल 312 कैन बी क्रिएटेड बाई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और अलग अलग एग्जाम्स में आता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है उसका अगर हम देखें उसका क्रिएशन जो है वो कौन कर सकता है? वो राज्यसभा कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, और ऑल इंडिया सर्विसेज जो बनाया जाएगा वो सेंट्रल की तरफ से स्टेट को भेजा जाएगा। तो स्टेट अगर एग्री नहीं होंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं। और आर्टिकल कौन सा है? 312, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इट इज सेइंग, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है अलग अलग एग्जाम से। आप खुद अगर इस टेस्ट सीरीज को ही पूरा देखेंगे तो कम से कम ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जीवी मालवलंकर इसका सही आंसर है। तो ए इसका सही आंसर है। ये कब से कब तक रहे? और ये पहले लोकसभा स्पीकर थे, 1946 से 1947 तक रहते हैं। इसके साथ ही इनको क्या कहा था? दादा साहेब भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा, दादा साहब भी कहते हैं इनको। तो ये मालवलंकर, और जो लोग दिल्ली में कभी रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गए हैं तो जीवी मालवलंकर हॉल भी है वहाँ पे, उन्हीं के नाम पे। तो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement regarding parliamentary and presidential form of government is correct? जो पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखा गया है। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। संसदीय और अध्यात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इन बोथ द एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऐसा होता है क्या? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति नहीं। कि अगर हम देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति शासन होता है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के प्रति ना हो कि प्रेसिडेंट के प्रति होती है। इन बोथ चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉमिनल नहीं। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति शासन में देखें या यहाँ पे आप देख लीजिए हिंदी में इसको, दोनों में कार्यपालिका नाम मात्र होते हैं। तो संसदीय अध्यक्षात्मक में क्या होता है? कार्यपालिका नाम मात्र की नहीं होती, वहाँ पे बहुत पावरफुल होती है। दोनों में सत्ता में बने रहने हेतु कार्यपालिका द्वारा विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहना अनिवार्य है। तो संसदीय में तो है लेकिन अध्यक्षात्मक में नहीं है। तो ऊपर
देख लेते हैं कि इन बोथ कमांड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर इज नेसेसरी फॉर द नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो चाहिए मेजॉरिटी, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं चाहिए। बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर, दोनों ही जो गवर्नमेंट हैं वो प्रतिनिधित्मक हैं, मतलब प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंशियल कॉलेज होता है, वो चुनता है अपने रिप्रेजेंटेटिव, हम चुनते हैं। अगर यूएस का देखें तो वो जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ऑल्दो पहले से डिक्लेयर हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट बनेंगे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, एमपी चुनते हैं अपने, वो चुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ऑल्दो पहले से डिसाइड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर चाहे तो ना भी करें। तो ये चीज़ सही है, दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। 30 का ये हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाइकैमरलिज्म इज एसेंशियल फीचर। ये सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, कह सकते हैं कि आपको सबको मालूम है ये बाइकैमरलिज्म क्या होता है, कि जहाँ पे 2 सदन होते हैं। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अध्यक्षात्मक में 2 सदन होना जरूरी है? नहीं। पार्लियामेंट्री यस, फेडरल यूनिटरी, संसदीय एकात्मक। तो 2 सदन होने की जरूरत क्या है? अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म, कोई जरूरी नहीं 2 सदन हो, 1 सदन से भी पार्लियामेंट चल सकती है। लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल सिस्टम जो संघीय ढांचा होता है उसमें क्या होता है, एक तो पॉपुलर वोट से जीत के आते हैं जिसको हम लोकसभा या रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं, दूसरा स्टेट्स के अंदर, मान लीजिए पॉपुलर वोट में तो जीत गए, लेकिन स्टेट के अंदर दूसरी गवर्नमेंट है, अब वो सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर कोई और गवर्नमेंट है, इसकी ये भी पॉपुलरली चुनी गई सरकार है, ऐसा नहीं कि इसको जनता का विश्वास नहीं। अब इसको भी जनता का विश्वास है, लेकिन सेंटर कुछ और चाहता है, तो क्या होगा, इसके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ होंगे? तो इसलिए राज्यसभा बनाई है कि राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और वो जो है चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो इसलिए संघात्मक जो सरकार है या उसमें बाइकैमरलिज्म या कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था होती है, वो जरूरी है। मतलब बाकी जगह पे हो सकती है, जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में भी हो सकती है, 2 सदन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कोई जरूरी नहीं होता। जैसे अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो इंटेलेक्चुअल्स या बहुत उस तरह के लोगों का जो बहुत फेमस लोग हैं या बहुत अच्छा किसी चीज़ में किया उनका सदन है, और कॉमन्स तो रिप्रेजेंटेटिव्स का सदन है, तो है वहाँ पे, लेकिन ये स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसलिए संघात्मक जो है आइडिया वो सही है। आगे बढ़ लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्योंकि ट्रिकी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, बाई पार्टी सिस्टम, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बहुत क्लैरिटी है, कहीं कहीं पे थोड़ा इधर उधर घुमा के भी देता है कि बाई पार्टी सिस्टम कोई जरूरी नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हो। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ये तो होता ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी नहीं होता, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपने जो मिनिस्टर है वो तय करता है, सारी चीज़ें वो तय करता है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की होती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा, लेजिस्लेचर अलग काम करेगा, और ये जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर अलग होगा, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी तो अलग होगी। तो ये बेसिक फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर पार्ट देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ प्रेशर ग्रुप इज जनरली एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसे भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इसमें तो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ही डिबेट हो जाती है। तो लेकिन फिर भी जो बेसिक जिस पे एग्रीमेंट है वो है
क्या? यूएसए, इंडिया, रसिया, चाइना। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन ऐसे लिखे कि भाई कि भारत में तो नहीं हुआ प्रेशर ग्रुप का, और क्या चाइना में भी नहीं हुआ, रूस में भी नहीं हुआ, तो यूएस में जा। अब इसी जगह यूके लिख देता तो क्या होता? तो कन्फ्यूजन होता, क्योंकि यूके में भी प्रेशर ग्रुप पहले से बने हैं, लेकिन ऑफिशियली नाम उसका प्रेशर ग्रुप यूएस के अंदर आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूएसए। आगे बढ़ते हैं, 33 के बाद 34 देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which one of the following is not a technique applied by pressure group to influence policy makers? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो नीति निर्धारक पर दबाव है, तो इनमें से कौन सी तकनीक दबाव समूह प्रयोग नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है कि लॉबिंग करते हैं, बंद, धरना, ये सब करते हैं। तो तभी तो करेंगे, बंद नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, तो दबाव कैसे बनेगा सरकारों पे या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है? तो दबाव समूह का काम यही होता है कि अपनी बातों को, उनके जो हित है उसको मनवाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से स्ट्राइक होती है, कहीं बंद होता है, कहीं यूएसए में लॉबिंग होती है। कि लॉबिंग का मतलब ये हो गया कि जो विपक्ष है उसके भी कुछ सांसदों को ही समझा पाना कि, या जो भी उसने भी लाया प्रस्ताव, उसके अलावा दूसरी पार्टी के भी लोगों को समझा पाना कि ये प्रस्ताव लोगों के हित में है, तो उससे टूट के कुछ लोग आ जाए, आपका सपोर्ट करें, आपका बिल पास हो जाए। तो इस तरह का दबाव भी बनाते हैं, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि चुनाव लड़ना जो है प्रेशर ग्रुप का काम नहीं है। तो सही हो गया आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, 35 देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following countries has unwritten constitution? ये तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत सबको मालूम है कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में भी छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है बट रिटन है, स्विट्जरलैंड में भी रिटन, इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड इसका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, 36 देख लेते हैं। Which of the following countries has one party system? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे तो। और आज के समय ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अगर देखें तो उस कंट्री में वहाँ की जो पार्टी है उसका एक कांग्रेस होने वाला है, और उस कांग्रेस के ऊपर दुनिया भर की नज़र है। तो कौन सा कंट्री? तो वैसे भी हम देख लें तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए में बाई पार्टी सिस्टम है या टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, फ्रांस में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो कौन सा बचा? चाइना। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो एकमात्र पार्टी है चाइना के अंदर, और इसी का जो है कांग्रेस होने वाला है अगले कुछ दिनों में। और पूरी दुनिया की नज़र है कि शी जिनपिंग फिर से बनते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट, और अगर वो बनते हैं तो उनकी ताकत में और इजाफा होगा कि नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन को कितने टर्म, क्योंकि 2 टर्म वो रह चुके हैं, तीसरा टर्म को मिलता है कि नहीं। यूजली नहीं मिलता है किस चाइना के अंदर, लेकिन इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इनको मिलने वाला है। जहाँ तक की रिपोर्ट आ रही है वो ऑलमोस्ट फिक्स है कि वही बनेंगे। तो ये क्योंकि जो न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भी आपको अब ये तो आइडिया हो गया कि ये हो रहा है। अब उससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पूछा जा सकता है, या चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम से पूछा जा सकता है, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम के घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है आजकल। 36 के बाद 37 पहुँच जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो हमारा फिलबस्टर इज रिलेटेड टू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता रहा है हमेशा से। A long speech in parliament to delay a vote, opposition leaders speech, prime minister's vote of thanks, speaker power to stop the member। फिलबस्टर किससे संबंधित है? संसद में वोट में देरी हेतु लंबा भाषण, विपक्षी नेता का भाषण, प्रधानमंत्री द्वारा धन्यवाद ज्ञापन, किसी सदस्य को रोकने की अध्यक्षीय शक्ति। फिलबस्टर है कहाँ पे, होता कहाँ पे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये यूएसए में है। ये एक सिस्टम है जहाँ पे, क्योंकि यूएसए जो है वो
किसके आइडिया पे चलता है? लॉक के। लॉक का क्या आइडिया है? फ्रीडम का, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लिबर्टी का मतलब है कि जब आप वहाँ पे हाउस में हैं तो हाउस में वहाँ पे क्या होता है कि बोलने की आज़ादी है। तो बोलने की आज़ादी को कैसे रोका जा सकता है? या तो नहीं बोलने दिया जाए या उसको टाइम लिमिट कर दिया जाए। तो वो टाइम लिमिट नहीं है कि अगर कोई भी सांसद जो है बोलना चाहता है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो बोलता रह सकता है। लेकिन वोटिंग की टाइम लिमिट है कि वोटिंग कब करानी है। अब कई बार ऐसे बिल आते हैं जिसपे अपोजिशन या कोई नहीं चाहता है कि वो बिल पास हो, तो कोई एक सांसद जो होता है वो बोलना शुरू करता है, बोलता ही रहता है कोई 10 घंटे 12 घंटे। और मान लीजिए रात में 12 बजे वोटिंग होनी है तो वो सुबह 12 बजे से बोलता रहेगा, रात में 12 बजे के बाद तक बोलता रहेगा कि टाइम हो गया और ये बिल नल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें यूएस के अंदर होती हैं। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन यूएस से पूछा जाता है, गैरीमैंडरिंग। तो गैरीमैंडरिंग क्या चीज़ होती है? जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसका चेंज कर देते हैं, इस तरह से बना दिया, इसको इधर कर दिया। तो कई बार इसकी कम्युनिटी यहाँ पे कम है लेकिन इतना यहाँ से अगर मिल जाए तो ये मेजॉरिटी हो जाएगी। या यहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ से हमको वोट कम मिलता है तो इस पार्ट को निकाल के इसमें डाल दिया और इसका पार्ट ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें भी करती है गैरीमैंडरिंग, जिसको इंडिया में हम कह सकते हैं डिलिमिटेशन या परिसीमन हिंदी में कहते हैं, वो भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए ये हमेशा कि आयरन लॉ ऑफ कुलीन तंत्र का लॉ कानून की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट मिशेल है, विल्फ्रेड पैरेटो है, कार्ल ड्वेच है, गोल्डमैन है। तो नाम बिल्कुल, ये सारे लोग ऑलमोस्ट इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको जिसको हम एलीट थ्योरी कहते हैं उसके प्रोपाउंडर हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो किसने दिया? अब देख लेते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है क्या। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब ये कहते हैं कि चाहे सिस्टम कुछ भी हो, चाहे अभी हमने बात की चाइना की 1 पार्टी सिस्टम हो, अमेरिका का 2 पार्टी सिस्टम हो, ब्रिटेन का 2 पार्टी सिस्टम हो, या भारत का मल्टी पार्टी सिस्टम हो, या किसी और कंट्री का सिस्टम कैसा भी हो, या राजशाही हो कहीं पे, तो सभी जगह पे कुछ एलिट्स होते हैं। वो एलिट्स माइनॉरिटी में है, 100 200 500 लोग मिलके ही, वो 500 लोग में से हो सकता है 250 लोग बढ़ जाएं कि 250 आपने चुन लिए पहली बार, फिर अगली बार ये 250 आ जाएंगे। तो ये, या एक भारत जैसे कंट्री में क्योंकि बड़ी हैं तो 1000 2000 लोग मान लीजिए, तो 2000 लोग में से 1000 जो लोग हैं वो एक पार्टी के आने से एलिट रहेंगे और दूसरे पार्टी के आने से वो 1000 लोग रूल करेंगे। लेकिन करेंगे ये 2000 या 5000 लोग ही, ऐसा नहीं कि आम जनता करने लगेगी। तो ये कहते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है। ये अल्टीमेटली आप सिस्टम बदल के कुछ भी कर लीजिए, आप समाजवाद में चाहे वो चाइना हो वहाँ पे भी कुछ 2000 लोग ही रूल कर रहे हैं, भारत में भी 2000 5000 लोग रूल कर रहे हैं, या फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन, हर जगह वही लोग सिर्फ रूल कर रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है या बहुत पावर है, पॉलिटिकली जो एक्टिव है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो चेंज हो जाती है, तो उसमें से 2000 में से 1000 पावरलेस रहेंगे लेकिन ये नए पावर में आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, हो सकता फिर चेंज हो जाए। तो अल्टीमेटली हम जो चुनते हैं वो किनमें से चुनते हैं? उन्हीं 2-5 हज़ार में से ही चुनना है हमको। हमारे पास चुनने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम है तो 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ में से हमारे पास ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, कुलीन तंत्र, इसका सही आंसर बता देते हैं, रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल जो है वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इसको याद रखने का तरीका भी है। मिशेल को अगर आप मशीन समझ लीजिए तो आयरन से बनती है मशीन, तो इससे आप याद रख सकते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसका होगा? रॉबर्ट मिशेल, या मशीन कह सकते हैं। मशीन से सोचेंगे तो याद रहेगा कि इसी तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 38 के बाद 39 क्वेश्चन, इन विच कंट्री जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सबको मालूम होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, कि इसमें होता है कि इंटेंशन क्या है, कि पूरा प्रोसेस जो है कानून की उचित प्रक्रिया
मतलब एक तो कानून की प्रक्रिया होती है कि जिसमें मान लिया गया कि भाई कि कानून की प्रक्रिया हमने कोई काम किया और लीगली वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ उसका मिसयूज़ करना था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीज़ें करने से मैं बच जाऊँगा और मुझे इससे प्रॉफिट होगा कि यहाँ पे लूप होल है कानून में। तो अमेरिका में होता है कि उसका उद्देश्य अगर आपका उससे चीट करना, उससे फ़ायदा उठाना है, उससे कुछ है तो वो नहीं माना जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए का है। भारत में देखें तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू चलता है कि जिसमें कानून का प्रोसीजर जो है अगर आपने उसको कर लिया, जैसे अभी आप देखेंगे कि लगातार भारत के अंदर जो है जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, तो कानून जो बन गया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने पहले मान लीजिए आपने 100 विधायक तोड़ लिए पहले, फिर उसके बाद उसमें बोला फिर टूट हो गई 50 कर लिए, फिर 50 के बाद 25 कर लिए, तो अल्टीमेटली 25 आपको ज़रूरत थी 25 ही की, लेकिन दूसरी पार्टी के जो लोग थे उसको 100 पहले 150 तोड़ के इस तरह से किया। अब इससे क्या होगा कि कानूनी रूप से आप बच जाएंगे क्योंकि आपने 3/4 मेजॉरिटी तोड़ ली थी शुरुआत में, तो टेक्निकली तो बच गए, लेकिन आइडिया जो है वो इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था तोड़फोड़ का ही। तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यूएसए का आइडिया है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड कम्युनिकेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन थ्योरी कौन दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कम्युनिकेशन थ्योरी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें अगर देखें तो थोड़ा सा तो आइडिया अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो कह सकते हैं कि आर.सी. स्नाइडर जो है, या इसमें दोनों ही आ सकते हैं, इसका एग्जैक्ट जो कम्युनिकेशन थ्योरी है नॉर्बर्ट विनर, आर.सी. स्नाइडर, ये दोनों ही आ सकते हैं। इसलिए जो एग्ज़ाम में दिया होगा वो आपको देखना होगा, तो दो में से दोनों ही सही है। अगर ये दोनों ही आ जाते हैं तब तो अलग बात है, अदरवाइज कोई भी एक नाम आता है तो आप उसमें से कोई भी लगा सकते हैं। इन्होंने प्रपोज की। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो थैंक यू, आपने देखा ये वीडियो, और जैसा कि हम एक क्विक रिवीजन करते हैं वो भी कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि चीज़ें याद रहें। तो लास्ट जो आइडिया था हमारा उसमें हमने डायरेक्टरी के बारे में देखा था। डायरेक्टरी कहाँ से आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। इसके अलावा जो है हमने इलेक्टोरल सिस्टम हमारा कैसा आइडिया था, फर्स्ट पास द पोस्ट है, और किसके पास अथॉरिटी है कि स्टेट को एंटर कर सके, उसकी बाउंड्री इधर उधर छोटा स्टेट बना सके, या किसी स्टेट की कोई लैंड जो है दूसरे में, वो पार्लियामेंट के पास है। 42nd अमेंडमेंट जो है वो किसके बेस इस पे था? केशवानंद भारती का जो केस था उसकी वजह से जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था। राइट टू एजुकेशन के बारे में भी क्वेश्चन था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो किस में जोड़ा गया है? 21A में आ गया है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 86th अमेंडमेंट कब हुआ? 2002 में। राइट टू एजुकेशन 2002 में इंसर्ट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 6 to 14 ईयर्स। जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट किसको अपॉइंट नहीं करता है, इस तरह का क्वेश्चन था। उसमें हाई कोर्ट का जो जज है उनको नहीं अपॉइंट करता है। पंचायती राज किस आर्टिकल के थ्रू आता है? आर्टिकल 73 किस पार्ट में है? पार्ट 9 में है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू। जो स्टेट लिस्ट से जो अगर कोई काम है स्टेट लिस्ट में, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट को जो कानून बनाने का अधिकार कौन देता है, उसका पावर कौन देता है? वो राज्यसभा देती है। इसके अलावा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, किसके वर्डिक्ट के बाद आया था? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, वो केशवानंद भारती केस था 1973। इसके अलावा जो था कि किस एज ग्रुप के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 86
6th अमेंडमेंट 2002 जो राइट टू एजुकेशन है वो 6 to 14 ईयर्स के लिए। मनी बिल जो है कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है इंडिया का, अटॉर्नी जनरल होता है, और उसको असिस्ट कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल करता है। और स्टेट के अंदर कौन होता है, वो एडवोकेट जनरल होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का। और इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी कि किसमें किया था, कौन से केस में जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको लेके इंदिरा साहनी केस जो था उसमें ओबीसी रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड कास्ट के लिए एक्सेप्ट किया था। 8 शेड्यूल में जो कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हमारी, तो 8 शेड्यूल जो है उसमें है। इसके अलावा कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, ये सारी चीज़ें। तो बोडो, डोगरी जो है, मैथिली, ये सब बाद में 2003 में डाली गई 97 के अमेंडमेंट के बाद। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने कल किए थे और उसको देखते हैं। इसी के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 6001203135 पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 6001939975 पे। अगर आपको PDF चाहिए या इस तरह कोई मटेरियल चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। वेबसाइट हमारी www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो है कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल ID thecapitalstudy20@gmail.com। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप पढ़ते रहिए, हम आपको लगातार ये वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, ताकि 100% गारंटी के साथ आप सक्सेस पा सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप जरूर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।